Hello everyone, a very warm welcome to all of you, the Learning Homemaker. Today I'm launching our target selection series. We are going to practice 50 hand-picked multiple choice questions that are highly expected in your upcoming UPTGT and GIC lecturer exams. So this mock test is divided into two parts. Section A for English literature and section B for English grammar. Not just the answers, but I will also provide detailed explanation, one-line explanation for every question so that your concept are 100% clear. So before we start, if you are new to channel, don't forget to subscribe to the Learning Homemaker and hit the bell icon also. Now let's start our mock test series, the most important questions. So the question number 1 is, who is called John Milton the God-gifted organ voice of England? जॉन मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड किसने बुलाया था, किसने बोला था? मैथ्यू आर्नॉट, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज. तो आंसर इज सी. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इनको गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड बोला था. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन praised Milton with this famous phrase in his 1863 laudatory poem titled Milton. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस लाइन के ज़रिए जॉन मिल्टन की प्रेज़ की थी. 1863 उनकी जो पोएम थी टाइटल मिल्टन, मिल्टन ही उसका नाम था और उसकी ये फेमस लाइन है, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड. ओके, सो आंसर इज सी. इस लाइन को आप ज़रूर याद रखेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. विलियम शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू whom? विलियम शेक्सपियर की ये फर्स्ट पोएम थी, वीनस एंड एडोनिस. ये किसको डेडिकेट है? सो योर आंसर इज ए, हेनरी रिथोल्सली, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन. It was published in 1593 and it was his long narrative poem dedicated to Shakespeare's young patron Henry Wriothesley. ठीक है, जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे उनको ये डेडिकेट की थी और ये 1593 में इनकी फर्स्ट नैरेटिव पोएम थी, वीनस एंड एडोनिस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन विच ईयर वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ्स प्रीलूड द प्रीलूड पब्लिश्ड पोस्टुमसली? देखिए जो प्रीलूड है इनकी, डेट वॉज पब्लिश्ड पोस्टुमसली आफ्टर हिज डेथ बाय हिज वाइफ मैरी. इनकी जो वाइफ मैरी थी उसने इसको प्रिंट पब्लिश कराया था आफ्टर हिज डेथ. ठीक है, सो एंड इट वाज एन ऑटोबायोग्राफी. सो ऑल्दो वर्ड्सवर्थ completed his autobiographical masterpiece in 1805. It was published by his wife Mary in 1850 shortly after his death. हालांकि इन्होंने ये मास्टरपीस कंप्लीट कर लिया था 1805 में, बट इनकी मृत्यु के बाद आफ्टर हिज डेथ उनकी वाइफ मैरी ने इसको पब्लिश करवाया था 1850 में. ठीक है, बिल्कुल जस्ट इनकी डेथ के बाद. ओके, सो आंसर इज सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. जॉन गाल्सवर्थीज प्ले जस्टिस, जो कि 1910 में लिखा गया था, फियर्सली क्रिटिसाइज विच सिस्टम? तो उन्होंने सिस्टम की किस चीज़ को क्रिटिसाइज किया? इनका जो प्ले था जस्टिस 1910 में जो लिखा गया था, तो आपका उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था ब्रिटिश एजुकेशन को, या चाइल्ड लेबर को, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को, या इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म को? योर आंसर इज बी, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन द प्रिजन सिस्टम. So the tragic plight of the character Falder in Justice led directly to a change in British administrative law regarding solitary confinement. तो इनका जो करेक्टर था जस्टिस का फोल्डर, उसने डायरेक्टली चेंज लाना चाहा था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में. ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए. तो उसी चीज़ को लेकर इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया सिस्टम को, जस्टिस अपने प्ले में 1910 में जो पब्लिश हुआ था. सो आंसर इज बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट?
ट्वेल्थ नाइट का अल्टरनेटिव टाइटल क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका ए व्हाट यू विल, या सी एज यू लाइक इट, द मूड ऑफ वेनिस, ए कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो आंसर इज ए। द कंप्लीट फुल टाइटल ऑफ द प्ले इज ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, हिंटिंग एट द फेस्टिव नेचर ऑफ द हॉलीडे। ठीक है, ये इसका था टाइटल अल्टरनेटिव व्हाट यू विल। Now question number 6. The child is the father of man is a famous quote from which poem by Wordsworth. ये जो लाइन है, फेमस कोट है, ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है हमारी My Heart Leaps Up. Answer is B. This paradoxical line highlights how childhood experiences shape a person's adult identity. इसमें बताया गया है कि हमारा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ही शेप करता है हमारे पर्सन्स की एडल्ट आइडेंटिटी को। देखिए, हमारा जैसा बचपन गुजरा होगा ना, उसकी छाप हमारे बड़े होने तक रहती है। जैसे किसी का अगर बचपन बहुत क्रिटिसिज्म से भरा हुआ गुजरा है, या बहुत ही टॉक्सिक रहा है, उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, या बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है उसके पेरेंट्स के ज़रिए, या उसको बुली किया गया है किसी और के ज़रिए, तो वो छाप आपको बड़े होते तक दिखती है। तो यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ है उन्होंने यही बताया, और एक चीज़ और बताया है कि चाइल्ड इज़ मोर क्लोज़र टू गॉड। चाइल्ड भगवान के ज़्यादा करीब होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लाइक दैट ओनली। सो यहाँ पर बताया गया है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ही शेप करता है पर्सन्स के एडल्ट आइडेंटिटी को। सो क्वेश्चन नंबर 7, जॉन मिल्टन्स एरियोपेजिटिका 1644 में लिखी गई थी, एंड इट इज़ अ पैशनेट प्रोज डिफेंस ऑफ, किसका डिफेंस है? तो ये आपको सबको पता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द प्रेस। इट वॉज रिटन एज अ स्पीच एड्रेस टू पार्लियामेंट अपोजिंग लाइसेंसिंग एंड स्टेट सेंसरशिप ऑफ प्रिंटिंग। फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर इसमें डिफेंस किया गया है कि सबको स्वतंत्रता है बोलने की, छापने की, लिखने की। ओके, सो आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, गॉल्सवर्दी बिलोंग्स टू विच लिटरेरी एरा? तो जो हमारे जॉन गॉल्सवर्दी थे, विक्टोरियन एरा से थे, एडवर्डियन एरा से थे, रोमांटिक एरा से थे, या एलिजाबेथन थे एरा से थे? सो योर आंसर इज सी, एडवर्डियन मॉडर्न एरा से थे। John Galsworthy wrote mostly during the Edwardian and early Georgian eras, reflecting the social transitions of the early 20th century. इसीलिए इनको एडवार्डियन और मॉडर्न एरा के पोइट माना जाता है। Now question number 9. Which of the following is an example of an epistolary novel? कौन सा एग्जाम्पल एपिस्टोलरी नॉवल है हमारा? पैमिला बाय सैमुअल रिचर्डसन, वॉदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रोंट, टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग, डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस। कौन सा है? तो आंसर इज ए। ठीक है, पैमिला बाय सैमुअल रिचर्डसन। एपिस्टोलरी नॉवेल्स आर एंटायरली रिटन इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्राइमरीली लेटर्स एक्सचेंज बिटवीन कैरेक्टर्स। ये एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखा जाता है और प्राइमरीली उनके लेटर एक्सचेंज कर लेते हैं बिटवीन कैरेक्टर्स से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, शेक्सपियर्स सोनेट आर रिटन मोस्टली इन विच मीटर? कौन से मीटर में लिखे गए हैं? तो आप सभी को पता है इसका आंसर। तो आंसर इज डी, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे गए हैं। A standard English sonnet contains 14 lines written in iambic pentameter following an unaccented syllable pattern. Unaccented and accented syllable pattern. Okay, 14 lines के फोर कॉर्टेन्स होते हैं 3, और 2 कपलेट 2 लाइन्स के होते हैं, 1 कपलेट ऑफ 2 लाइन्स का होता है। ठीक है, शेक्सपियर सोनेट में ये होता है। Now question number 11. In Milton's Paradise Lost, book first, who is Saturn's second in command? Second command में कौन होता है book first में? तो your answer is what? Answer is B, Beelzebub. Beelzebub is the first fallen angel Saturn speaks to in the burning lake of hell.
जब सैटर्न बात करना होता है बर्निंग लेक पर हेल के, तो किससे बात कर रहा होता है? तो बेल्जेबब इज द फर्स्ट फॉलन एंजल सैटर्न स्पीक्स टू. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Wordsworth's lyrical ballads mark the official beginning of the romantic movement. In लिरिकल बैलेट्स मार्क किया था रोमांटिक बिगनिंग को, रोमांटिक मूवमेंट को. दैट वाज पब्लिश इन ऑफिशियली इन 1798. इसके को ऑथर थे हमारे सैमुअल टेलर कॉलरिज, एंड इट्स पब्लिकेशन इन 1798 शिफ्टेड इंग्लिश पोइट्री अवे फ्रॉम नियो क्लासिसिज्म. नियो क्लासिसिज्म से दूर करके रोमांटिक मूवमेंट शुरू किया था 1798 में विद एस टी कॉलरिज. ओके, now question number 13. John Galsworthy was awarded the Nobel Prize for Literature in which year? किस ईयर में जॉन गॉल्सवर्थी को अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज का? सो योर आंसर इज बी, 1932 में. He received the Nobel Prize in 1932 primarily for his monumental family chronicle, The Forsyte Saga. किसके लिए मिला था? द फॉरसाइट सागा के लिए. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट? देखिए, अब यहाँ पे कैमल की इन्होंने कैमल को और शिप, डेजर्ट का जो शिप होता है, एक बता दिया. ठीक है, मतलब कंपैरिजन हो गया दोनों में, कैमल और शिप में, डेजर्ट का जो शिप होता है. So it makes a direct implied comparison between the camel and the ship without using like or as. Like और as होता तो आप सिमली बोल सकते थे, बट यहाँ पे like और as नहीं है, बट कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है, डायरेक्ट, तो इट इज मेटाफर. आंसर इज बी. द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट इज द फिगर ऑफ स्पीच. मेटाफर है. Metaphor is the figure of speech in this sentence. Now question number 15. Who is the ultimate villain in Shakespeare's Othello? Othello में ultimate villain कौन सा था? देखिए, ultimate तो villain आपका एआगो था. ठीक है, जो जिसकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर ओथेलो अपनी वाइफ डेस्टिमोना को मार देता है because of jealousy. So jealousy is the main theme of Othello. And Iago is the villain in this tragedy. Okay, so Iago orchestrates Othello's psychological downfall using manipulations, jealousy, and lies. Now question number 16. Milton became totally blind in the year. किस ईयर में मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो गए थे? सो आंसर क्या होगा आपका? 1642, 1660, 1652 या 1667? देखिए, पैराडाइज लॉस्ट से भी पहले ये ब्लाइंड हो गए थे, पर इतनी अच्छी बात, इतनी अच्छी रचना बिना आँखों के इन्होंने, आँखें ना होते हुए भी पैराडाइज लॉस्ट को क्या लिखा था इन्होंने. 10 बुक्स थी उसकी, फिर बाद में 12 बुक कर दी गई थी, बाद में एडिशन हुई थी वो, बट इन्होंने बिना आँखों के वो जो रचना लिखी वो हिस्ट्री है मतलब. So by 1652, due to severe glaucoma, was sent by his intense state writing duties, Milton lost his sight completely. क्योंकि इनकी ड्यूटी थी उस टाइम के, जो वहाँ के किंग थे उसके अंडर में, ये इतना ज़्यादा वर्क था इन पर, इतनी ज़्यादा राइटिंग, इतनी ज़्यादा रीडिंग, उससे सीवियर जो था इनका आईसाइट और ज़्यादा वॉस्ट हो गई और इन्होंने टोटली लॉस्ट कर दिया अपनी आईसाइट को 1652 में. You have to remember this date, and you have to note down this date, that he became totally blind in the year 1652. Okay, so now next question is 17. In which of Wordsworth's poem do we find the line "Milton, thou shouldst be living at this hour"? ये लाइन वर्ड्सवर्थ की किस पोएम में है? तो ये आप सब लोगों ने पढ़ी होगी आपके बीए में. सो आंसर इज ए, लंदन 1802. ये एक सोनेट है जिसमें ये इंग्लैंड के मॉरल और कल्चरल स्टेग्नेशन को और मिल्टन की नोबल स्पिरिट को बातें करते हैं उसके बारे में. सो दिस सोनेट लेमेंट्स द मोरल
and cultural stagnation of England and calls up upon Milton's noble spirit. ठीक है, so answer is A. Now question number 18. Galsworthy's play The Silver Box 1906 exposes the double standard of, जो गाल्सवर्दी का प्ले था सिल्वर बॉक्स 1906 में पब्लिश हुआ था, जो वो किसके डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करता है? एजुकेशन सिस्टम को, डोमेस्टिक एम्प्लॉयर्स सर्वेंट्स को, द वेल्थी अपर क्लास वर्सेस द पुअर बिफोर द लॉ एंड पॉलिटिकल कैंपेनिंग ऑफ फाइनेंसिंग. सो आंसर इज बी, the wealthy upper class versus the poor before the law. So it shows how a rich man's son escapes punishment for theft while a poor and employed man goes to jail for the exact same crime. ये देखिए, ये तो हमारे यहाँ आज भी होता है. कितने हिट एंड रन केस आते हैं, जो कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग हिट करके चले जाते हैं, बट वो वेल्दी, कुछ लोग वेल्दी होते हैं तो वो बच जाते हैं, है ना. सो वही काम अगर किसी की बाइक से होता है या किसी होता है तो उसको सेम पनिशमेंट मिलता है, बट जो वेल्दी होता है उसको वो नहीं मिल पाता, वो बच जाता है उससे. तो इस टाइप की प्रॉब्लम को एक्सपोज किया है सिल्वर बॉक्स में जॉन गाल्सवर्दी ने, जो कि पब्लिश हुई थी 1906 में. सो क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज़ मेलोड्रामा? देखिए, मेलोड्रामा एक तरह का होता है जिसमें आपकी कॉमेडी भी हो, ट्रेजेडी भी हो, मतलब सब थोड़ा थोड़ा मिक्स हो. इसको आप टोटल एक वे में अगर बोलेंगे तो देखिए, आंसर इज सी. अ सेंसेशनल ड्रामेटिक पीस विद एक्सैजरेटेड कैरेक्टर्स एंड एक्साइटिंग इवेंट्स इंटेंडेड टू अपील टू इमोशंस. ठीक है, एक ऐसा सेंसेशनल ड्रामा पीस जो हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के, करेक्टर्स को, हर इवेंट को, मतलब जैसे कि इमोशंस, हमारे जो जनता है उसके इमोशंस को अपील कर पाए, राइट. सो मेलोड्रामास prioritize high stakes and clear good versus evil character tropes and high emotional intensity over complex realism. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं क्या मेलोड्रामा लगा रखा है, मतलब क्या है, मतलब तो उस टाइप से. Now question number 20. Shakespeare The Tempest is classified as a टेम्पेस्ट को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, वो क्या है? सो इट वॉज रोमांस एंड ट्रेजी कॉमेडी बोथ. ठीक है, और ये लास्ट प्लेस में लिया जाता है शेक्सपियर के. बोलते हैं इट वॉज द लास्ट फेज ऑफ विलियम शेक्सपियर्स works. Okay, so written near the end of his career, it blends elements of tragic loss with magical reconciliation and forgiveness. ठीक है, तो इसको रोमांस और ट्रेजिक कॉमेडी बोथ कैटेगरी में आप बोल सकते हो. Now question number 21. Milton's Lycidas is a pastoral elegy written on the ultimate death of his friend. ये मेरी पिछली टेस्ट सीरीज में था क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आंसर इज ए. एडवर्ड किंग, a college classmate of Milton's at Cambridge, tragically drowned when his ship sank in the Irish Sea in 1637. इनके जो फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, जिनका शिप सैंक हो गया था, डूब गया था इरिश सी में 1637 में, तब मिल्टन ने ये एलेजी, पेस्टोरल एलेजी लिखी उनकी याद में, लिसिदास. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22. हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर हिज थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन बायोग्राफिया लिटरेरिया? किसने क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को, पोएटिक डिक्टेशन को बायोग्राफिया लिटरेरिया में? तो देखिए, उनके ही समकालीन थे सैमुअल टेलर कॉलरिज. वो भले ही उनके समकालीन थे लेकिन कहीं कहीं उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है. ठीक है, सो कॉलरिज, despite being his friend, disagreed with Wordsworth's claim that there is no structural difference between the language of prose and poetry. उन्होंने, भले ही वो उनके फ्रेंड थे, बट वो इस चीज़ से डिसएग्री करते थे वर्ड्सवर्थ के, जो वर्ड्सवर्थ ने क्लेम किया था कि प्रोज और पोएट्री की भाषा में कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं है. इस चीज़ को सैमुअल टेलर कॉलरिज नहीं मानते थे. इसलिए जो उनकी पोएटिक डिक्शन थी बायोग्राफिया लिटरेरिया में, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था सैमुअल टेलर कॉलरिज ने. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23.
What is the term used for a sudden reversal of fortune in a tragedy? अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखते हैं तो मैंने शॉर्ट्स में आपके लिए अ डे बिफोर ही मैंने एक शॉर्ट डाला है इसके लिए, और मैंने लिटरेरी टर्म्स में भी ये दिया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये हमारा लिटरेरी टर्म, और मैंने इसको बहुत ही इजी वे में समझाया। अगर आप जाकर विजिट करेंगे मेरे शॉर्ट्स में और मेरी लॉन्ग वीडियो में मैंने डाला है लिटरेरी टर्म्स, टेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स में आपको ये मिल जाएगा। तो इसका आंसर है, जो हमारा सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता है उसको हम बोलते हैं पेरिपेशिया। ठीक है, इसका एक इट इज़ एन अरिस्टोटेलियन टर्म डिनोटिंग अ सडन टर्निंग पॉइंट और रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टांसेस, किसी परिस्थिति का अचानक से बदल जाना। जैसे हम कई कि बहुत सारी मूवीज़ में देखते हैं कि शुरुआत में मतलब हीरो को बहुत ही ज़्यादा पीटा जाता है, बट एंड में एकदम से हीरो उठ खड़ा होता है बहुत सारा पिटने के बाद भी, और फिर विलेन को एकदम से फिर उड़ा ही देता है, मतलब। ठीक है, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, या कोई बहुत गरीब है, अचानक से उसकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आता है कि उसकी लॉटरी लग जाती है करोड़ों की, तो वो अमीर हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, उस टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं दिस। ओके, आंसर इज सी। Now question number 24, in Hamlet which character says frailty thy name is woman? यह करेक्टर कौन है जिसने हैमलेट में ये बोली है ये लाइन? तो ये बोलने वाला वो स्वयं जिसका नाम से ये प्ले है हैमलेट, ये बोलता है। ये एक सोलिलोक्वी है, और ये जो उसकी मदर ने शादी कर ली उसके चाचा से, इस गुस्से में वो ये एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग को, और उसे बहुत गुस्सा है अपनी मदर पे कि जिसने उसके फादर को मारा उससे ही उसकी मदर ने शादी कर ली। ठीक है, तो मुझे हैमलेट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर, और मुझे बहुत पसंद है उसका हर एक करैक्टर, और सबसे मेन हमारे हैमलेट। सो हैमलेट अटर्स दिस लाइन इन हिज फर्स्ट soliloquy एक्सप्रेसिंग डिस्गस्ट ओवर हिज मदर गर्ट्रूड्स हैस्टी रीमैरिज। ठीक है, वो बहुत नाराज़ होता है, तब वो ये रिमार्क, ये लाइन बोलता है, फ्राइलिटी दाई नेम इज़ वुमेन। ठीक है, धोखा एक ही, मतलब वुमेन का नाम ही धोखा है, मतलब इस टाइप से ना। सो क्वेश्चन नंबर 25, द लिटरेरी डिवाइस ऑक्सीमोरन इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय विच फ्रेज? अब आपको इन फ्रेज को पढ़ना है, किसमें ये बेस्ट आपको उसका झलक दिख रही है? क्रूअल काइंडनेस, वाइट एज ए स्नो, द विस्लिंग विंड एंड बिजी एज अ व्हील। तो इसमें देखिए, आपको देखना है ऑक्सीमोरन का मतलब होता है टू कंट्राडिक्टरी और अपोजिंग टर्म, मतलब दो विरोधाभास। ठीक है, दो विरोधाभास शब्द हों, जैसे ठंडा गर्म, है ना, तो लाइक दैट। तो आपका आंसर होगा ए। एक तरफ क्रूअल भी बोला जा रहा है और काइंडनेस भी है, तो इट इज़ ऑक्सीमोरन, विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, so an oxymoron pairs two contradictory or opposing terms right next to each other to create a striking effect. Okay, तो oxymoron आंसर ए। नाउ ये पार्ट 2 है हमारा, ग्रामर का लैंग्वेज है, ग्रामर एंड लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द मैकेनिक रिपेयर्ड माई कार यस्टरडे। अब इसकी पैसिव वॉइस आपको चूज़ करनी है, करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगी? देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। माई कार ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए। सबसे पहले पैसिव वॉइस में मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ फुल वीडियो एक्टिव पैसिव वॉइस का, बहुत ही ईजी वे में। बस स्टे ट्यून रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ईजी वे में लाने वाली हूँ। आपके दिमाग से कभी निकलेगा नहीं एक्टिव पैसिव के रूल्स विदाउट रट्टा मारने के। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे माई कार। ठीक है, माई कार, और रिपेयर्ड इट वाज पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, तो हम इसको कर देंगे माई कार, तो इसका आंसर होगा वॉज में चेंज हो जाएगा। ठीक है,
जब पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें कोई वॉज वर्ड नहीं, हम वॉज वर्ड लगा देंगे प्लस थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और इसमें बाई से ज़रूर ये सेंटेंस जुड़ के बन जाता है पूरा, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दैट, माई कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक यस्टरडे। तो आंसर इज बी। सिंपल पास्ट टेंस है इसलिए इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू वॉज वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म इन द पैसिव वॉइस। ओके, बहुत ही ईजी है। अगर आप एक्टिव पैसिव के थोड़ा सा बस ये रूल देख लीजिए, पास्ट डेफिनेट में क्या लग जाता है, पास्ट प्रेजेंट में क्या पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, इस टाइप से आप बस रूल्स को पढ़ लीजिए और आप सब सॉल्व कर देंगे। बस टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 27, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन ही इज सीनियर, फिल इन द ब्लैंक्स मी इन सर्विस। देखिए ये भी मैं आपको शॉर्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ और मैंने एक फिक्स प्रीपोजिशन भी बनाई थी, एक लॉन्ग वीडियो, वो आप जाके देख सकते हैं कि कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होती है जिनके आगे सर्टेन कुछ प्रीपोजिशन ही लगती हैं, कुछ नो इफ नो बट वो फिक्स होती हैं तो वही लगती हैं। तो वो जाकर आप फुल वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा, मैं इसके लिंक में ज़रूर डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी लिंक, तो ज़रूर देखना। फिक्स प्रीपोजिशन वाला बहुत ईजी है। जब भी हम ही इस सीनियर, लोग मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि देन लगा दें क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, बट ये कंपैरिजन नहीं है, ये आपकी कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंडिंग होते हैं जो IOR से, जैसे सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये हमेशा किससे लगाते हैं, क्या लगाते हैं इनके आगे, तो हमेशा टू लगता है, देन नहीं, ठीक है। सो इसका आंसर होगा ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस। आंसर इज सी। Now question number 28, choose the correct spelling from the option below. करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है आपको। सो कमेटी की करेक्ट स्पेलिंग होती है बी, COMMITTEE। सब कुछ डबल है, आई को छोड़ के, शुरुआत के को छोड़ के, क CO को छोड़ के, बाकी डबल M है, डबल T है, डबल E है। ओके, सो कमेटी इज स्पेल्ड विद डबल M, डबल T एंड डबल E। ओके, सो ना क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ। अब आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है इस डायरेक्ट सेंटेंस का। ओके, तो ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ। इसमें भी वही सेम चीज़ करनी है आपको, ठीक है। सेम चीज़ क्या करनी है आपको, सेम चीज़ नहीं करनी है आपको, आपका इसका इसमें करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख रहा है, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो वो लिख रहा है तो वो चेंज किस में होगा बताइए मुझे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। आई एम राइटिंग है तो आई का ही में चेंज हो जाएगा, ही वॉज राइटिंग हो जाएगा, ही वॉज राइटिंग। सो इसका आंसर हो जाएगा ही सैड डैट। डैट से हम जोड़ देते हैं, जब इन्वर्टेड कॉमास को हम हटाते हैं तो हम डैट से ज्वाइन कर देते हैं। सो ही सैड डैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर देन। नाउ का देन हो जाता है। कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, और कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, फिल इन द ब्लैंक्स, इफ इट रेन्स वी डैश द मैच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता रहता है। तो टाइप 1 जो है हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ से शुरू हो रहा है, इफ़ प्लस हमारा प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। तो अगर हमारा फर्स्ट क्लॉज हमारा प्रेजेंट सिंपल में है तो हमारा सेकंड वाला जो कंडीशन क्लॉज है वो हमेशा विल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इफ़ इट रेन्स वी विल कैंसल द मैच। ओके, तो आंसर इज बी। Now question number 31, identify the part of speech of the underlined word. She ran fast to catch the train. इसमें underline होना by mistake रह गया है, ये fast का पूछा जा रहा है। She ran fast, ठीक है, fast के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर underline होना रह गया है, fast की बात हो रही है। She ran fast to catch the train. Question number 31, तो फास्ट यहाँ पर कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो फास्ट वो क्या कर रही है, दौड़ रही है। दौड़ना क्या है, रेन क्या है हमारी, रैन क्या है हमारी वर्ब है। तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करे दैट इज एडवर्ब। तो आंसर इज सी। ओके, फास्ट मॉडिफाइज द एक्शन वर्ब रेन, रैन। आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ शी रैन, मेकिंग इट एन एडवर्ब, क्योंकि वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो इट इज एडवर्ब ऑब्वियसली। ओके, so now question number 32,
फाइंड द एरर इन द सेंटेंस ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट। अब इसमें आपको एरर बताना है, ठीक है। तो इसमें कहाँ एरर है, तो इसमें है ईच में, ईच में नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी, ठीक है। सी मतलब हैव कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे ईच से शुरू हो रहा है, राइट। और ईच हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो हैव मस्ट बी रिप्लेस विद हैज़। यहाँ पर हैज़ आना चाहिए था, ना कि हैव, बिकॉज ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच क्या है, सिंगुलर है, भले वो यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है बट ईच लगा हुआ है, इसलिए हम हैज़ लगाएंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट। देयर की बजाय यहाँ पर हिज और हर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ईच ऑफ टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, हैव मस्ट बी रिप्लेस्ड विद हैज, एंड देयर शुड बी आइडली बी रिप्लेस्ड विद हिज एंड हर, ओके। Now question number 33, what is the antonym of word diligent? Diligent means आप जानते हो किसी के लिए केयर शो करना, कॉन्साइंशियसनेस, है ना, इन किसी के वर्क में, ठीक है। इस बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, राइट। तो इसका एंटोनिम पूछा है, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, ये ऑल थ्री आर सेम। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, बट ये हर बार अप्लाई नहीं होगी। जब भी आपको कोई एंटोनिम वर्ड दिया जाए ना, एंटोनिम में, तो आप देखना 3 सेम होंगे और एक डिफरेंट होगा। तो जो डिफरेंट वाला होगा ना, आप उसी को चूज़ कर लेना। आप ऐसा मत करना कि आप कुछ भी चूज़ करके आ जाओ और बोलो कि द लर्निंग होम मेकर वाली मैम ने बोला था इसलिए हमने कर दिया। मतलब स्मार्टली सोचना कि तीनों अगर सेम है तो जो डिफरेंट लग रहा है वही है उसका आंसर, मोस्टली, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता है, बट ऐसा बिल्कुल करके मत आ जाना, बट थोड़ा सा सोचना कि 3 सेम है, लेज़ी डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, सबके मीनिंग सेम है डिलीजेंट के, ठीक है। क्योंकि डिलीजेंट मीन्स ही आपका शोइंग केयर, थोड़ा कॉन्साइशियसनेस होता है किसी के काम में बहुत ज़्यादा दिखाना, बट लेज़ी और इंडोरेंट इसके अपोजिट हो गए, है ना। तो आंसर इज बी। नाउ कंप्लीट द इडियम टू बर्न द मिडनाइट। क्या होगा, टू बर्न द मिडनाइट, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, ऑयल क्या होगा, ऑयल, आंसर इज बी। इज अ कॉमन इडियम मीनिंग टू स्टे अप लेट वर्किंग और स्टडिंग। जैसे रात में आप और मैं ये काम कर रहे हैं ना, मैं एज अ मेंटर और आप एज अ स्टूडेंट ये काम कर रहे हैं, ठीक है। आप देर रात तक जग कर पढ़ रहे हैं, तो यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, सो आई एम ऑल्सो डूइंग दिस। सो ये इडियम आप पर और मेरे पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, राइट। तो ये अब आपके दिमाग से हटने वाला नहीं है ये इडियम, क्योंकि आपने अपने ऊपर लेकर इसको पढ़िएगा तो आप बिल्कुल दिमाग से निकलेगा ही नहीं। जैसे एग्ज़ाम में आएगा, अरे हाँ ये तो हम भी करते हैं ना, और हमारी मेंटर जो द लर्निंग होम मेकर है वो भी करती हैं बच्चों के सो जाने के बाद। इट्स 12:13 AM, राइट। आई एम नॉट स्लीपिंग। इतना हैक्टिक वाले शेड्यूल के बाद भी, इतने काम करने के बाद भी, घर के सारे काम, बिकॉज आई डोंट हैव एनी हेल्पर विद मी। सो इसका आंसर होगा टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, ओके। दिस मीन्स टू स्टे अप लेट वर्किंग और स्टडिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल अप द गैप। द ज्यूरी फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो मोस्टली जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है। ज्यूरी आपका प्लूरल कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। द मोब हो गया आपका, ज्यूरी हो गया, कैटल, दीज ऑल आर द प्लूरल वर्ब्स, ठीक है, प्लूरल नाउन, सॉरी। तो यू हैव टू यूज प्लूरल वर्ब विद देम, ओके। तो वर ही आएगा यहाँ पर, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। Now question number 36, change the following into a complex sentence. He confessed his crime. इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमको करना है, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। सिंपल से हमको इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो देखिए, ही मेड अ कन्फेशन ऑफ हिज क्राइम, ये तो सिंपल सा ही है। द क्राइम वॉज कन्फेस्ड बाय हिम, ये भी मतलब उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ही वॉज अ क्रिमिनल एंड ही कन्फेस्ड इट, ये भी उतना नहीं है। अब हम आते हैं आंसर बी पे, ही कन्फेस्ड दैट ही हैड कमिटेड अ क्राइम।
Option B contains a main clause and a subordinate noun clause that he had committed a crime. ये subordinate noun clause है हमारा, जो इन्होंने that से ज्वाइन किया है. Fulfilling the rule for a complex sentence. Complex sentence में आपका क्या रूल है? मेन क्लॉज आएगा, उसके साथ सबॉर्डिनेट नाउन क्लॉज आएगा, तो वो इसमें फुलफिल हो रहा है. He confessed that he had committed a crime. Question number 37. Choose the correct synonym for transient. Transient means आप लोग जानते हैं that describes something that lasts only for a short time. ठीक है, तो आप इसमें ही देख लीजिए. चलिए, आप इसमें 3 आपके सेम है, 3 सेम है और 1 डिफरेंट है. देखिए, परमानेंट हो गया, मतलब जो लास्ट तक रहता है. एटर्नल हो गया, शाश्वत, बिल्कुल जो बिल्कुल मर ही नहीं सकता है, एटर्नल. लेकिन लॉन्ग लास्टिंग. सिग्निफिकेंट भी आपका उसी में आ जाता है. टेम्पररी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज 3, है ना. तो आंसर, मतलब ये तो मैं एक ट्रिक आपको बता रही हूँ, बट इसका आंसर आप ऐसे हर जगह मत लगाएगा. तो आंसर इज़ बी. ट्रांजिएंट डिस्क्राइब समथिंग दैट लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, राइट. इम्परमानेंट, ठीक है, इम्परमानेंट. Question number 38. Complete the sentence. Scarcely had he left the room, fill in the blanks, the phone rang. ठीक है. Scarcely means hardly. ठीक है. So अब आप क्या लगाओगे इसमें? Complete the sentence. क्या होगा? Hardly had he left the room. What will come here? So answer is B. When. Adverbial phrases starting with scarcely. ठीक है, ये एडवर्बियल फ्रेज है. स्कार्सली एडवर्ब हो गया ना. हार्डली, फ्रेजेस स्टार्टिंग विद स्कार्सली और हार्डली आर स्ट्रिक्टली पेयर विद द कंजक्शन व्हेन. जहाँ पे भी हमारे एडवर्बियल फ्रेज से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, जैसे स्कार्सली, हार्डली, तो वो स्ट्रिक्टली पेयर कर जाते हैं हमेशा कंजक्शन के साथ. किसके साथ? व्हेन. ओके. स्कार्सली हैड ही लेफ्ट रूम व्हेन द फोन रैंग. तो आंसर इज बी. Now question number 39. Identify the sentence that uses the correct punctuation. Correct punctuation किस में है? So interjection जो आपके words होते हैं उनके बाद हमेशा एक exclamatory sign ज़रूर आता है, right? और इसमें आपका आंसर होगा B. Wow के बाद exclamatory sign ज़रूर आएगा. And what a beautiful view के बाद भी आपका आएगा. ठीक है. Interjections, wow and exclamatory assertions demand exclamation points to properly denote high emotions. Okay, so answer is B. Now question number 40. Fill in the blanks. Neither the teacher nor the student dash present. अब देखिए, जहाँ पर neither nor आता है, neither nor, ठीक है. When subjects are joined by neither nor, the verb agrees with the closer subject. इसका closer subject कौन सा है? क्लोजर सब्जेक्ट्स आपका स्टूडेंट्स है, जो कि आपका प्लूरल है. तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? बी आएगा, वर. ठीक है. सो नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन क्राइसिस? क्राइसिस की प्लूरल फॉर्म क्या होगी? तो नाउन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक एंडिंग इन IS from their plurals by changing IS to ES. तो आपका आंसर B हो जाएगा, क्राइसिस. ठीक है, क्राइसिस. क्वेश्चन नंबर 42. सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फ्रेज अ पर्सन हु हेट्स ह्यूमैनिटी. ये बहुत बार रिपीट हो चुका है. ओह, सो इस आंसर इज मिज़ेंथ्रोप. combines the Greek roots. Meso means hatred and anthropos means human being. Okay. Now question number 43. Select the correct active voice of the grass is being cut by the gardener. इसकी आपको correct active voice बनानी है. ये passive voice में है. Okay. तो ये किससे शुरू होगा आप लोगों को पता है. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए आप लोग. तो द गार्डनर बताइए. द गार्डनर इज बीइंग कट है. बीइंग लगा दिया तो इट मीन्स ये प्रेजेंट आपके कंटिन्यूस में था. तो इट शुड बी द गार्डनर इज कटिंग द ग्रास. सिंपल. ठीक है. क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव में इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो स्किल्स बैक इनटू द एक्टिव स्ट्रक्चर इज एम आर प्लस
वर्ब में ing, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44, फिल इन द ब्लैंक्स, आई हैव बीन लिविंग हियर। देखिए ये भी सिंस और फॉर के लिए मैंने शॉर्ट्स में बहुत ही इजी वे में समझाया है कि किसके साथ सिंस आता है, किसके साथ फॉर आता है। आप मेरे शॉर्ट्स को, आपको लगता होगा कि इसमें लिटरेचर भी मैम डालती हैं, ठीक है, ये ग्रामर भी डालती हैं, ये वोकैब भी डालती हैं, बट मैं सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना देती हूँ जिससे कि आप लोगों को आसानी रहे। उसमें मैं अभी प्रीपोजिशन को शॉर्ट्स में समझा रही हूँ वन बाय वन। मैंने अभी बिटवीन एमंग सिखा चुकी हूँ मैं, सिंस, फॉर, ऑन, एट और अक्रॉस और ओवर, और आपका अभी आज ही मैंने डाला है इन, एट और ऑन, तीनों का डिफ्रेंशिएशन। तो आप जाकर मेरे शॉर्ट्स में मैं यहाँ पर जो जो इससे रिलेटेड है सबका लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर देखना। आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आप आँख बंद करके 1000 ऑप्शंस में भी करेक्ट ऑप्शन आप चूज़ कर लेंगे। इतने इजी वे में मैंने आपको समझाया है सिंस और फॉर का यूज़। सो यहाँ पर आंसर है आपका बी, सिंस। यूज सिंस विद स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम, कोई स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम होता है, वहाँ पे हम सिंस यूज़ करते हैं। वेयर इज़ फॉर इज़ यूज टू डिफाइन अ टोटल ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ द टाइम। ओके, तो मेरे उन वीडियोस को आप जाके वॉच आउट कीजिए और आपके दिमाग से सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे, राइट। Now question number 45, identify the error in this comparison. Gold is more precious than any metal. इसमें क्या मिस्टेक है बताइए। सो आंसर इज सी, देन एनी मेटल, बिकॉज गोल्ड इटसेल्फ अ मेटल, ठीक है, गोल्ड इटसेल्फ इज अ मेटल, यू मस्ट राइट देन एनी अदर मेटल। एनी मेटल नहीं लिखेंगे हम, एनी अदर हमको लगाना पड़ता है टू अवॉइड लॉजिकली क्लेमिंग गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन इटसेल्फ। अभी यहाँ तो मीनिंग यही निकल रहा है ना, गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल, मतलब खुद से ही तुलना की जा रही है। जबकि हम तुलना करते हैं जब देन लगता है, जब हम और चीज़ों से तुलना करते हैं, तो यू शुड हैव टू राइट एनी अदर मेटल देन एनी अदर मेटल। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 46, चूज द करेक्ट लेक्सिकल कैटेगरी फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। अलास वी लॉस्ट द गेम, ठीक है। सो यहाँ पर अलास था अंडरलाइंड वर्ड, यहाँ पर वो नहीं हो पाया है, कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप समझ लीजिए अलास के लिए पूछा जा रहा है। कौन सी कैटेगरी आप मानेंगे इसको, ये क्या है? आप सभी को पता है ऐसे जो वर्ड होते हैं हुर्रे, अलास, तो ये सारे इंटरजेक्शन है आपके, कंजक्शन अलग है, ये इंटरजेक्शन है जो आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, सडन इमोशंस को, सडन सॉरो को, सडन रिग्रेट, सडन डिसअपॉइंटमेंट। तो अलास इज एन इंटरजेक्शन यूज टू एक्सप्रेस सडन सॉरो, regret or disappointment. Okay, question number 47, fill in the blanks with the appropriate model. मॉडल आपको यूज़ करना है, आपको पता है ना मॉडल वर्ब कौन सी होती है, वो आपको यूज़ करनी है। यू, fill in the blanks, obey your parents। तो ये देखिए, ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी है यहाँ पर, और जहाँ पे मॉरल ड्यूटी आ जाती है वहाँ पे हमको हमेशा, ठीक है, करेक्ट बिहेवियर की बात हो रही है यहाँ पर, कि अपने पेरेंट्स के कहना आपको आज्ञा माननी चाहिए, पालन करना चाहिए। तो यू हैव टू बी, तो यहाँ पर आएगा ought to, ठीक है। ought to इज यूज टू इंडिकेट अ क्लियर मॉरल ड्यूटी, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है आपका, और करेक्ट बिहेवियर है, ठीक है। यू हैव टू ओबे योर पेरेंट्स, सो ought to will come here and it will be like that, you ought to obey your parents. Answer is C. Question number 48, change the statement into a negative sentence without changing its meaning. He is always wise. Wise. So आपको इस स्टेटमेंट को नेगेटिव में चेंज करना है जिससे कि उसका मीनिंग भी ना बदले। तो he is always wise, तो आप always के बजाय आप यूज़ कर लीजिए never, और wise का अपोजिट यूज़ कर लीजिए foolish। तो क्या हो जाएगा? आंसर इज सी, ही इज़ नेवर फुलिश। ये नेगेटिव भी हो गया बट इसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो नेवर फुलिश मैथमेटिकली एक्ट्स एज एग्जैक्ट इक्विवेलेंट टू ऑलवेज वाइज। इसका मतलब ये होता है कि ऑलवेज वाइज, ही इज़ नेवर फुलिश, वो कभी फुलिश नहीं हुआ, हमेशा वाइज ही रहा है, राइट। प्रिजर्विंग द कोर मीनिंग थ्रू डबल निगेशन। ओके, question number 49, choose the correct option, bread and butter, fill in the blanks, my staple breakfast।
So when two nouns express a singular unfied compound concept or individual dish, they take a singular verb. वहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है जब दो नाउन एक सिंगुलर अनफाइंड कंपाउंड कॉन्सेप्ट या इंडिविजुअल डिश को बताते हैं, जैसे कि माई स्टेपल ब्रेकफास्ट, तो इसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है. ब्रेड एंड बटर इज माई स्टेपल ब्रेकफास्ट. बी. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन. इफ इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है. द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स थ्रू द ट्रीज. विंड ने विस्पर्ड किया सीक्रेटली थ्रू द ट्रीज, तो इसमें क्या है बताइए. पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पर भी नेचर को, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, नेचर मतलब किसी भी चीज़ को मतलब ऐसा ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करने को दिखाया जाए, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो जाता है. गिविंग अ ह्यूमन एक्शन लाइक विस्परिंग सीक्रेट्स, मतलब कोई सीक्रेट बता रही है हवा, तो ये तो ह्यूमन वाला कहानी है. मतलब जैसे आंटीज़ हमारी गॉसिप करती हैं, सीक्रेट विस्पर करती हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर विंड को उन्होंने ऐसे शो किया कि जैसे ह्यूमन है, बट इट्स अ नॉन ह्यूमन एलिमेंट, लाइक द विंड इज पर्सोनिफिकेशन. ओके, सो यहीं पे हमारी ये मॉक टेस्ट ख़त्म होती है, मॉक टेस्ट सीरीज़. और आई होप आप लोगों को मेरा ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, जिससे कि जो भी मेरी प्यारी सी बहनें या मेरे प्यारे से भाई तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, उनके काम आए और उनकी हेल्प हो. देखिए, हम ये सोचे कि नहीं सिर्फ हमारा भला हो, हम उसको नहीं देंगे, हमारा नंबर कट जाएंगे वरना. तो दिस इज़ अ फुलिश थिंग एंड फुलिश थॉट, क्योंकि जिसकी किस्मत में जितना लिखा है उसको उतना मिलकर रहता है, राइट. तो कभी भी इस जेलसी में कि नहीं इसका नंबर आ जाएगा, हम इसको नहीं शेयर करेंगे, तो ऐसे कभी नहीं करना, क्योंकि आपकी किस्मत का कोई और नहीं खा सकता और किसी और की किस्मत का आप नहीं खा सकते. आप जो आप कर्म करेंगे आपका 100% आपको ही मिलेगा, किसी और को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो. और रात के बज रहे हैं 12:30, तो मेरी इस मेहनत के लिए और आपकी इस मेहनत के लिए दोनों को सैल्यूट मैं खुद कर देती हूँ. मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ 3 की पार्ट 3 के लिए कल. तब तक के लिए आप इनको रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करते रहिए. प्लीज़ स्टे काम, हैक्टिक मत होइए, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, ठीक है. परेशान मत होइए, आराम से पढ़िए, बस जितना पढ़ा है उसको रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, बस अपने कर्म को करते रहिए, ठीक है. बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम. स्टे ट्यून, like, share and subscribe for my hard work, because it's 12:28 a.m. all my family members are sleeping, so मैं जग रही हूँ बस आपके लिए ये मॉक टेस्ट सीरीज़ बनाने के लिए. सो आई होप आपको पसंद आएगी. तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ पार्ट 3 के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून. थैंक यू फॉर वॉचिंग.